नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन की शुरुआत आज की खबरों की झलकियों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मॉनसून से किस तरह अलग अलग राज्य प्रभावित हो रहे हैं। मॉनसून से आए आफत का ट्रेलर शामिल होगा। साथ ही शहर शहर बरस रही है आफत। कोविड की बात करेंगे। कोविड पाबंदियां ढीली पड़ते ही हिमाचल में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बात होगी यूरोप कप फुटबॉल में किस तरीके से जारी है कोल्ड ड्रिंक्स और बियर का विवाद। स्पॉन्सर के समर्थन में आए कुछ स्टार्स। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। लेकिन सबसे पहले मॉनसून की आफत के साथ शुरुआत करेंगे। मॉनसून की अभी एंट्री ही हुई है कि आफत की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हम आपको दिखाते हैं 3 शहरों से आई ये रिपोर्ट। पश्चिमी मिदनापुर, वडोदरा और अहमदाबाद। कहीं लहरों में लोग फंस गए हैं तो कहीं तालाब समंदर बन गया है। ये लहरों के खिलाफ लड़ाई है। मूसलाधार बरसात से नदी उफान पर है और 6 लोगों का एक समूह पानी के प्रहार से अपने ठेले को बचाने के लिए जूझ रहा है। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि एक शख्स का हाथ छूट गया। हालांकि राहत की बात ये थी कि उसे तैरना आता था और वो किनारे लग गया। ये तस्वीर पश्चिमी मिदनापुर जिले के घाटल इलाके की है। कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश से यहाँ की 2 बरसाती नदियाँ झूमी और शिलावती उफान पर हैं। नदी में आई बाढ़ से गांव की कई सड़कें कट चुकी है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब गुजरात के वडोदरा शहर की इस तस्वीर को देखिए। आंधी और बारिश के बीच वडोदरा का सुरसागर तालाब किसी समंदर की तरह नजर आ रहा है। पानी का तेज प्रवाह देखिए, ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई तालाब हो। भारी बारिश और तेज हवा से वडोदरा शहर में त्राहिमाम मच गया। शहर में कई होर्डिंग और पेड़ गिर चुके हैं। जगह जगह जल जमाव है। बारिश और आंधी ने तांडव अहमदाबाद में भी किया। ये तस्वीर अहमदाबाद एयरपोर्ट की है। तेज हवा के चलते विमान के पास खड़ी सीढ़ी विमान के विंग से टकरा गई। राहत की बात ये रही कि इस टक्कर से एयरपोर्ट के किसी स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान भी उस वक्त खाली था। हालांकि विमान को नुकसान हुआ है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से मूसलाधार बारिश ने बिहार और यूपी के कई जिलों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ये वो जिले हैं जो हर साल बाढ़ का शिकार होते हैं। भारी बारिश होते ही नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिससे पुल बह जाते हैं, रास्ते कट जाते हैं और गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। यूपी के कूड़ा-घूगी नदी में पानी का उफान देखिए। नदी के किनारे से पहले बाइक सवार रेस लगाते थे और अब पानी की लहरों से लड़ते हुए जाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। धान की फसलें जलमग्न हो गई है। कई गांव चौतरफा पानी से घिर चुके हैं। कई जगहों पर ग्रामीण बांधों पर ठौर लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनकी शिकायत है कि अब तक प्रशासन की ओर से किसी ने उनकी सुध नहीं ली। बाढ़ तो बारिश के मौसम में बाढ़ आयल है। अबे फसल का नुकसान ढेर भा है। कितना नुकसान बा? अरे बिया हुआ है 4,000 5,000 का नुकसान भाई है। 50-60 बीघा। क्यों देखे ओखे आ रहा था आपके सामने में ये कुछ मिला है? ना ही क्यों नया क्या नया है? हाँ ठीक है। यूपी के श्रावस्ती जिले का हाल देख लीजिए। पूरा इलाका पानी पानी है।
बारिश से राप्ती नदी में उफान है और इसका शिकार हो रहे हैं राप्ती के किनारे बसे गांव। देखिए कैसे ये झोपड़ी चारों तरफ से पानी से घिर गई है। राप्ती में उफान से करीब 2 दर्जन गांव के लोग खौफ में हैं कि कहीं जमीन को काटते हुए नदी उनके घरों को अपनी चपेट में ना ले ले। डीएम समेत प्रशासन के आला अधिकारी कल हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। ये तस्वीर सीतापुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र की है। डीएम और एसपी बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन खुद उनकी ही गाड़ी दलदल में फंस गई। किसी तरह ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। मॉनसून का महीना यूपी और बिहार के कई इलाकों के लिए विस्थापन के दिन साबित होते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की इस तस्वीर को देख लीजिए। गंडक नदी में उफान आया तो लोग सामान समेटकर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ निकल पड़े। गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से गोपालगंज के निचले हिस्से में बसे 50 से ज्यादा गांव में पानी घुस चुका है। दियारा इलाके के सैकड़ों हेक्टेयर फसल बाढ़ में डूब गए हैं। उधर वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से सारण बांध पर खतरा पैदा हो गया है। इसे देखते हुए गंडक नदी पर बने सत्तार घाट पुल के अप्रोच रोड को सरकार ने खुद कई जगहों से काट दिया है ताकि पानी निकलने में दिक्कत ना हो। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 16 जून को किया था। हम मौजूद हैं गंडक नदी के 70 घाट पुल पर और ये 70 घाट पुल जो है इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि कई जगहों पर अप्रोच इसका काट दिया गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि गंडक नदी की धार को चूंकि कल शाम में 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया है, वो पानी यहाँ पहुँचने वाला है। और आप देख सकते हैं कि अभी के जो हालात हैं, किस तरीके की पानी का जो वेग आप देख रहे हैं, ये वेग और बढ़ेगा कुछ घंटों में और ये पूरा इलाका जो है ये पानी आपको दिखाई देगा, खास तौर पर बांध के अंदर। और बांध को बचाने के लिए ही 70 घाट के अप्रोच को काटा गया है ताकि पानी का निकासी हो सके। सबसे ज्यादा खतरा जो बांध के अंदर के गांव के रहने वाले लोग हैं उनको लेकर है। यूपी बिहार में तमाम जिले बाढ़ के खतरे में आने लगे हैं। अभी मॉनसून की शुरुआत ही हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों के लिए बाढ़ वाले इलाके में रहने वालों को सावधान रहना होगा। आज तक ब्यूरो। बात अब एक और सैलाब की करेंगे। जी हां, हिमाचल प्रदेश में उमड़ा है सैलानियों का सैलाब। लॉकडाउन की वजह से करीब 1.5 साल तक घरों में कैद रहे लोग पाबंदी हटते ही सुकून की तलाश में हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि हिमाचल के रास्तों पर सैलानियों की वजह से जाम लगने लगा है। कोरोना काल की लंबी पाबंदियों को झेलने के बाद ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। कोरोना का खौफ भूलकर शिमला में मस्ती करते सैलानी। दिल्ली और उत्तर भारत की गर्मी से भागकर हिमाचल में सुकून के कुछ पल ढूंढते सैलानी। शिमला हो या मनाली, सोलन हो या कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश इन दिनों टूरिस्टों का स्वर्ग बना हुआ है। बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग। मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ का, बिल्कुल ठंडा हो रखा है जैसे कि सर्दी में होता है हमारे आगरा में। बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने यहाँ के, ये सोच रहा था शायद ही एक आध दो, भी सोच में ये नहीं आ रहा था कैसे जाए और घूमेंगे क्या, सब कुछ बंद होगा। लेकिन यहाँ के तो ऐसा लग रहा है हमने बिल्कुल सही किया यहाँ आने का फैसला। शुक्र है शुक्रवार है, वीकेंड आ गया है, लिहाजा दिल्ली और आसपास के इलाकों से सैर सपाटे के शौकीनों का काफिला हिमाचल की तरफ मुड़ गया है। टूरिस्टों की तादाद इतनी है कि हिमाचल के रास्तों पर जाम लगने लगा है। पर्यटकों के सैलाब से परवाणु से लेकर शिमला तक पिछले कई दिनों से कई जगहों पर जाम लगने की तस्वीरें आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से पिछले करीब 1.5 साल में खाली सड़कें देखते देखते ये तस्वीरें हैरान करती हैं। ये तस्वीर कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर
चंबा घाट की है, जहां गाड़ियां कल रेंगती हुई नजर आई। सलोगड़ा और मंसार में भी यही हाल है। आमतौर पर जाम लोगों को परेशान करती है, लेकिन लंबे समय तक घरों में कैद रहे लोगों के लिए राहत के इस पल को पाने के लिए कोई भी परेशानी उठाना कम लग रहा। आफ्टर अराउंड 2 इयर्स हम लोग निकले हैं बाहर, क्योंकि ड्यू टू कोविड नहीं निकल पा रहे थे। तो अच्छा लग रहा है, घर रह रहे के भी बच्चों का थोड़ा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और कुछ पता नहीं लग रहा, कहीं बाहर नहीं घूम रहे हैं तो उनका थोड़ा सा एटीट्यूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा चेंज तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो एक डे स्पेंड करने के लिए हम आए हैं, ताकि थोड़ा सा बच्चों को भी चेंज हो सके और हमें भी चेंज मिल सके। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में पहुंचने के लिए सैलानियों की लाइन लगी हुई है। हजारों लोग पहले ही शिमला और मनाली पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी भी होटलों के 30 से 40% कमरे ही भर पा रहे। पिछले हफ्ते करीब 10,000 लोगों ने ई पास के लिए आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 3,000 लोगों को मंजूरी मिली। 7,000 लोगों का आवेदन खारिज हो गया। पर्यटन हिमाचल प्रदेश का मुख्य उद्योग है, लिहाजा अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए हिमाचल सरकार ने हाल ही में कोविड नियमों में कुछ ढील दी थी। इसी के बाद यहाँ टूरिस्टों का काफिला उमड़ा है, लेकिन सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल को किसी भी सूरत में न तोड़े। हमको मान के चलना पड़ेगा कि कोविड का ये दौर अब पूरे देश में थमता जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में काफी तेजी से गिरावट भी आई है। एक्टिव केस हमारा जो 40,000 से पार चला गया था वो 4,000 की रेंज में आ गया है। लेकिन फिर भी इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमको सावधानियां बरतने से जो है उसमें लापरवाही करनी चाहिए। हमको सावधानियां आज भी बरतनी होंगी और ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा कि बहुत लंबे समय तक चीजों को बंद रखा नहीं जा सकता है। कहीं सैलानियों की वजह से हिमाचल कोविड का अड्डा न बन जाए, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर सख्ती कर रही है। नियम तोड़ने वाले करीब 8,000 लोगों से जुर्माने के रूप में 52 लाख वसूले जा चुके हैं। लोगों पर नजर रखने के लिए शिमला में 9 और ग्रामीण इलाकों में 27 बैरिकेड लगाए गए हैं। अकेले शिमला शहर में 51 पेट्रोलिंग पार्टी लगाई गई है, जो कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर नजर रख रही है। मनाली से राजेश शर्मा के साथ मंजीत सहगल, शिमला आज तक। और अब बात ट्विटर इंडिया को लेकर उठे तूफान की करेंगे। जी हां, गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष महेश्वरी को नोटिस भेज दिया है। नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी आज तक के पास है, वो आपको दिखा देते हैं कि कैसे इस नोटिस में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस भेजकर उन्हें समन किया है। इसके साथ ही 1 हफ्ते में लोनी थाने में उन्हें अपना बयान दर्ज कराना होगा गाजियाबाद मामले पर। वहीं सीआरपीसी की धारा 160 के तहत यह नोटिस भेजा गया है ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को, जिनको 1 हफ्ते बाद थाने में अपना बयान दर्ज कराना होगा। आपको बता दें कि नोटिस में गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में दर्ज एफआईआर के बारे में बताते हुए कहा है कि कुछ लोगों ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले ट्वीट किए, लेकिन ट्विटर ने कोई एक्शन नहीं लिया। ट्विटर पर घृणा फैलाने वाले लेख को बढ़ावा दिया गया और इसीलिए मामला धारा 160 के तहत दर्ज किया गया है। समाज विरोधी लेख को लगातार वायरल होने दिया गया। अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे इस पूरे वायरल वीडियो को लेकर बवाल मच गया है। ये वो नोटिस है जो ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजा गया है। इसमें धारा 160 के तहत मामला उन पर दर्ज कर लिया गया है। उनसे कहा गया है कि अपना बयान निकटतम थाने में दर्ज कराएं। यह वही नोटिस है और इसकी कॉपी आप आज तक पर एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजा गया ये नोटिस। और इस बीच आज ट्विटर के अधिकारी संसद की समिति के सामने पेश हो सकते हैं। संसद की जिस समिति के आगे ट्विटर के अधिकारियों को पेश होना है, उसकी अगुवाई शशि थरूर कर रहे हैं। संसदीय समिति के सामने ट्विटर को बताना होगा कि अपने मंच के दुरुपयोग को रोकने के लिए वो क्या कर रहा है। शशि थरूर की अगुवाई वाली सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने ट्विटर और फेसबुक समेत सोशल मीडिया की कई दिग्गज कंपनियों को समन भेजा। हिमांशु मिश्रा में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज जो ये संसदीय समिति के सामने पेश होना है, ये पूरी कार्रवाई कितने बजे की रखी गई है और इसमें क्या कुछ आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद की जाए?
देखिए बिल्कुल, ये जो संसदीय समिति की बैठक है ये 4 बजे है और इस बैठक के अंदर तमाम उन चीज़ों को लेकर पूछताछ की जाएगी सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, खासतौर पर ट्विटर से, कि जिस तरीके के मैनिपुलेटेड हैशटैग चलाए जाते हैं, जिस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो ठीक नहीं है और इंडियन आईटी मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है सोशल मीडिया के लिए उसको पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स ने इस चीज़ को मान लिया है, लेकिन ट्विटर को लेकर अभी भी जो है विवाद जारी है और उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल जरूर किए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है नेहा कि कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ट्विटर के पक्ष में आकर स्टेटमेंट दिया, उसके बाद आज जो आईटी संसदीय समिति की बैठक होगी उसमें महुआ मोइत्रा जो बहुत ही वोकल सांसद हैं टीएमसी की, वो भी रहने वाली हैं, वो इसको लेकर जरूर सवाल उठाएंगी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है बीजेपी के तमाम सांसद उसका यही जवाब देने वाले हैं कि ये बताइए कि क्या ममता बनर्जी ने कभी कोई भारत सरकार को चिट्ठी नहीं लिखी है कि ट्विटर का ये कंटेंट जो है वो ठीक नहीं है, इस कंटेंट को हटाना चाहिए। तो तमाम तरीके के ये कह सकते हैं कि बहुत ही आज जो ये बैठक रहने वाली है ये हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जरूर कहा जाएगा कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि सोशल मीडिया एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज उसी को लेकर किस तरीके के जो है कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके की गाइडलाइन है उनको दबाने की कोशिश है, ये कांग्रेस की तरफ से जरूर कहा जाएगा। लेकिन बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि भारत की जो संविधान के अंदर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन करना सभी को जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात नंदीग्राम पर छिड़े संग्राम की कर लेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव यहां से हार तो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ने दिल से अब तक हार नहीं मानी है। उन्होंने सीट की पूरी चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता की ओर से लगाई गई याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर ली गई और आज सुबह 11 बजे हाईकोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। नंदीग्राम में ममता अपने पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी से करीब 1700 वोट से चुनाव हार गई थी। नंदीग्राम में इतना करीबी मुकाबला था कि मतगणना देर रात तक चली थी। ममता का आरोप है कि मतगणना में धांधली की गई। ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए भवानीपुर की अपनी सीट छोड़ दी थी। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।